Dear electronics lovers, how are you all? Welcome back to the series of oscillators. और अपने प्रीवियस क्लास में हमने एक एलसी ऑसिलेटर का होलिस्टिक कॉन्सेप्ट को समझा था, जो ऑब्वियसली कॉलपिट और हार्टले ऑसिलेटर्स का एक साइमल्टेनियस एक कॉमन थ्योरी को समझाता है। और उस कॉन्सेप्ट के, उस थ्योरी और पूरे डेरिवेशन के बेसिस पे हमने डिज़ाइन ऑफ कॉलपिट ऑसिलेटर एज वेल एज हार्टले ऑसिलेटर को समझा था, जिसमें फीडबैक नेटवर्क में जो ट्यून्ड सर्किट आइदर दैट इज एलसी सर्किट का प्रयोग कर रहे थे, वो किस तरह से डिज़ाइन होगा, उसमें हाउ वुड यू सेलेक्ट द एलिमेंट्स दैट इज कैपेसिटर्स और इंडक्टर्स का जो सिलेक्शन करना था वो कैसे करना है, वो हमने ऑब्वियसली समझ लिया था। आज हम एक्सक्लूसिवली कॉलपिट और हार्टले ऑसिलेटर को सेपरेटली हम थोड़ा सा डिज़ाइन डायग्राम बनाएंगे और उसको एनालाइज करेंगे, ऑब्वियसली उसके फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस को एज वेल एज बीटा फैक्टर को भी हम यहाँ देखेंगे, राइट। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें एक एडिशनल टाइप ऑफ एक ऑसिलेटर देखेंगे, जिसमें एक नॉर्मल एलसी ऑसिलेटर दैट इज मे बी कॉलपिट ऑसिलेटर और हार्टले ऑसिलेटर, उसमें एक एडिशनल कैपेसिटर का प्रयोग करेंगे। दैट वुड बी काइंड ऑफ, आई मस्ट से, कि कॉलपिट ऑसिलेटर में ही एक एडिशनल कैपेसिटर का यूज करेंगे और क्लैप ऑसिलेटर बनाएंगे। उसकी ज़रूरत क्या होगी कि इन ऑर्डर टू अचीव मोर स्टेबिलिटी ऑफ फ्रिक्वेंसी को बेटर करने के लिए हम एक नया डिज़ाइन करेंगे। दैट विल सी इन द नेक्स्ट क्लास एंड फाइनली विल कंक्लूड दिस सीरीज ऑफ ऑसिलेटर्स थ्रू द नेक्स्ट क्लास ऑफ क्रिस्टल ऑसिलेटर। ठीक है, क्रिस्टल ऑसिलेटर का भी एक हम क्लास पढ़ेंगे, जो कि अपने आप एक डिफरेंट टाइप का होगा, जो ना कि आरसी सर्किट्स का यूज करेगा, ना ही एलसी सर्किट्स का यूज करेगा, बल्कि एक क्रिस्टल का यूज करेगा। दैट विल बी आवर कंक्लूजन ऑफ दिस सीरीज। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। कॉलपिट एंड हार्टले ऑसिलेटर साइमल्टेनियसली हम जिसको डिस्कस करेंगे आज। सब फर्स्ट ऑफ ऑल विल ड्रॉ द डायग्राम ऑफ, एज यूजुअल एक ऑप एम्प हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। ये मेरा एक ऑप एम्प हो गया, जिसको मैं यहाँ पे बनाने वाला हूँ एक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की तरह। तो ये मेरा इन्वर्टिंग टर्मिनल है, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। इसका आउटपुट लूँगा, यहाँ से वी आउटपुट जो लूँगा वो एक रेजिस्टेंस के थ्रू, RF फीडबैक रेजिस्टेंस हम लोग यूज करते हैं। उसके बाद एक और रेजिस्टेंस यहाँ यूज करेंगे, RI। नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को कर दूंगा मैं ग्राउंड, और यहाँ से मैं लूँगा आउटपुट को डायरेक्टली कनेक्ट करूँगा और एक फीडबैक नेटवर्क के माध्यम से इनपुट से कनेक्ट कर दूंगा। जो मेरा फीडबैक नेटवर्क है वही यहाँ पे वर्थ एक्सप्लेनेशन है, समझना है यहीं पे। तो फिर से मैं एक रिकॉल करूँगा यहाँ पे जो सर्किट डायग्राम या जो नेटवर्क बनाने वाला हूँ, ऑब्वियसली फीडबैक नेटवर्क बनाने वाला हूँ, इन जनरल में इसको ड्रॉ करूँगा और फिर मैं इसके ऊपर डिस्कशन दूंगा आपको कि किस तरह से ये कॉलपिट या हार्टले को डेजिग्नेट करेगा। फिर से याद दिला दूँ कि हमारा जो होल ये जो एक ऑसिलेटर जो बनेगा, आइदर ये कॉलपिट बनेगा या हार्टले बनेगा, ये डिसाइड कौन करेगा? यही नेटवर्क डिसाइड करेगा। तो मैं कॉलपिट और हार्टले को फिर से साइमल्टेनियसली पढ़ा रहा हूँ, इसलिए कॉमन डायग्राम बनाऊंगा। यहाँ पे मैं एक रिएक्टिव एलिमेंट लूंगा, मे बी कैपेसिटर और इंडक्टर। यहाँ पे एक रिएक्टिव एलिमेंट लूंगा, मे बी कैपेसिटर और इंडक्टर, और यहाँ पे एक रिएक्टिव एलिमेंट लूंगा, मे बी कैपेसिटर और इंडक्टर, राइट। बट अब मैं एक बात बता दूं कि लास्ट क्लास आप रेफर करें, वहाँ हमने इसको एनालाइज किया था बेस्ड ऑन ऑल दी कंडीशंस की बीटा फैक्टर मस्ट बी रियल नंबर। तो ये जो सर्किट है बीटा फैक्टर रेंडर करने वाला, तो रियल नंबर होगा। और उस रियल नंबर को कंडीशन करते हुए हमने ये डिसाइड किया, कंक्लूड किया कि ये दोनों जो एलिमेंट होंगे, यानी यहाँ पे मान लो एक Z1 एलिमेंट है, यहाँ Z2 एलिमेंट है और यहाँ Z3 एलिमेंट है। Z का मतलब इस एलिमेंट की वजह से कुछ इंपेडेंस होगा, इस एलिमेंट की वजह से कुछ इंपेडेंस होगा, इस एलिमेंट की वजह से इंपेडेंस होगा। तो पहले मैं लिख दूँ इस बात को कि Z1 कुड बी सम रिएक्टेंस। ऑब्वियसली रिएक्टेंस को हम इमेजिनरी नंबर होता है तो J दिखाएंगे। Z2 कुड बी X2 विथ Z3 कुड बी X3 दैट इज JX3। तो ये सब एक तरह से रिकॉल है, ऑल दिस एवरीथिंग हैज़ बीन ऑलरेडी टॉट टू यू। ये Z3 मेरा JX3 होगा, ठीक है। अब X1 X2 X3 से बीटा रिलेटेड है, वो मैं रिपीट करूंगा इस बात को, और लास्ट क्लास को रिकॉल करूंगा, उसके बेसिस पे हम बीटा को डिराइव करेंगे। तो हमने क्या देखा था, ये जो मेरा सर्किट है ये कुड बी ऑफ टू टाइप्स, कुड बी ऑफ टू टाइप्स। ये टू टाइप्स क्या है मैं यहाँ दिखाने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा एक एलिमेंट हो सकता है, यहाँ एक एलिमेंट हो सकता है, यहाँ एक एलिमेंट हो सकता है। ये दोनों एलिमेंट्स में ज्वाइन करके अर्थिंग कर देता हूँ।
ये मेरा इनपुट साइड में चला जाता है और ये मेरा आउटपुट साइड से आता है, और ये भी उसी तरह से पैरेलली कनेक्टेड है, ठीक है, यहाँ से यहाँ कनेक्टेड है। तो ये मेरा, ये जो मैंने बॉक्सेस बनाए हैं, दिस बॉक्स नंबर 1, बॉक्स नंबर 2, बॉक्स नंबर 3, दिस मस्ट बी व्हाट, रिएक्टिव एलिमेंट्स। लेकिन डिसीजन ये कहता है कि ये दो ही टाइप से ये पॉसिबिलिटी है, ये दो टाइप की पॉसिबिलिटी इसमें हो सकती है। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, हमारी पहली पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि ये जो मेरा एलिमेंट है, ये दो एलिमेंट दोनों कैपेसिटेंसेस हो, तो थर्ड मेरा इंडक्टेंस हो। या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि ये दो मेरे अगर इंडक्टेंस हो तो थर्ड विल बी माई कैपेसिटेंस। यही पॉसिबिलिटी है, इसके अलावा कोई और कॉम्बिनेशन हम नहीं बना सकते। सो सी व्हाट आई एम गोइंग टू ड्रॉ हेयर, ये मैंने दोनों बना दिए कैपेसिटर्स, तो थर्ड मेरा क्या बनेगा, इंडक्टर। इस तरह से मेरा या तो सर्किट हो सकता है, ठीक है, ये मेरा इनपुट की तरफ जा रहा है, ये मेरा आउटपुट से आ रहा है, ठीक है, ये C1 नाम दूंगा, C2 नाम दूंगा और ये L दूंगा, क्योंकि एक ही L है मेरे पास, तो एक L। या दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि ये जो मेरे दोनों एलिमेंट्स है, ये जो दोनों एलिमेंट्स है, ये दोनों एलिमेंट्स, ये मेरे दोनों के दोनों मेरे इंडक्टर हो, और थर्ड एलिमेंट कुड बी माई व्हाट, थर्ड एलिमेंट मेरा कैपेसिटेंस हो। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। इसकी हो गई अर्थिंग, ये जा रहा मेरे इनपुट की तरफ और ये आ रहा है मेरे आउटपुट की तरफ से। तो बेसिकली इधर से V0 आ रहा, इधर से VF जा रहा, मतलब जो फीडबैक वाला वोल्टेज, इधर से मेरा V0 आ रहा है, ठीक, सॉरी ये हो गया मेरा, इधर से मेरा V0 आ रहा है और इधर मेरा VF जा रहा है इनपुट साइड में। तो ये इस तरह सा पॉसिबिलिटी है, हमने लास्ट क्लास में कंक्लूड किया था, ठीक है। तो अगर ये कॉम्बिनेशन बनता है, CC का कॉम्बिनेशन, यानी दोनों एलिमेंट यहाँ के कैपेसिटेंस है, तो ये कॉम्बिनेशन कॉलपिट ऑसिलेटर का कॉम्बिनेशन बनता है। कॉलपिट ऑसिलेटर, ये मेरा कॉलपिट ऑसिलेटर बनाता है। एंड इफ माई कॉम्बिनेशन हैपेंस टू बी लाइक दिस, देन इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हार्टले ऑसिलेटर, ठीक है। बस यही समझना आपको कि ये जो मैंने बनाया फीडबैक नेटवर्क, ये वाला जो फीडबैक नेटवर्क है मेरा, ये दो तरीके से हो सकता है आइदर, ठीक है। ये वैसी चीज़ को मैंने फिर से दिखाया है, यहाँ पे मैं फिर से दिखा दूँ कि ये मेरा, यहाँ पे मेरा Z1 है, यहाँ पे मेरा Z2 है और यहाँ पे मेरा Z3 है। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि Z1 एंड Z2 सेम टाइप के एलिमेंट होने चाहिए, Z3 शुड बी डिफरेंट, ठीक है। ये मतलब हमने कंक्लूजन निकाला था। ये कैसे निकला, यू कैन रेफर माई लास्ट क्लास। Z1 एंड Z2 यानी कि C1 C2 सेम हो गया। यहाँ पे मैं लिखना भूल गया, यहाँ पे L1 L2, यहाँ पे नाम होगा L1 L2, ये दोनों सेम है और ये C है। तो ये मेरा पॉसिबिलिटी था। तो कॉलपिट ऑसिलेटर का अगर इस तरह के एक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर देखते हो और उसके फीडबैक नेटवर्क में कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन देखते हो, तो ये एक LC ऑसिलेटर का पहचान है, नंबर 1। नंबर 2, उस LC सर्किट में, ये वाला LC सर्किट है, ये दोनों अगर आपके C है और ये आपका L है, तो ये आपका कॉलपिट ऑसिलेटर का पहचान है। लेकिन अगर आपका इन दोनों जगहों पे L और C है, तो वो आपका हार्टले ऑसिलेटर का पहचान है। तो ये आपके आइडेंटिफिकेशन हो गए। और याद रखने के लिए थंब रूल याद रख सकते हो, C फॉर कैपेसिटर होता है, C फॉर कॉलपिट होता है। तो दो कैपेसिटर मतलब C का एक वेटेज बढ़ रहा है, तो इसलिए इसका नाम कॉलपिट हो जाएगा। लेकिन L है, यानी कि L का यहाँ पे थोड़ा सा L वाइज सोचना है आपको। तो L मतलब absence ऑफ C, तो वहाँ पे इट इज़ नॉट कॉलपिट। सो इफ इट इज नॉट कॉलपिट, इज इट हार्टले। तो ये याद करने का आपका कुछ फिंगर टिप्स हो सकता है। But this could be the diagrams of the two different specific type of LC oscillator, that is Colpit as well as Hartley oscillator। अब फ्रीक्वेंसी के बारे में बता दूं कि एक टैंक सर्किट जो होता है, जो LC टैंक सर्किट होता है, LC टैंक सर्किट जो भी होते हैं, उसका जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन होता है ओमेगा, जिसको 2πf भी आप लिखते हो, दैट इज गिवन बाई मेरे उसमें कितने टोटल इक्विवेलेंट ऑफ L है और टोटल इक्विवेलेंट ऑफ C है, उसके बेसिस पे जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन होता है 1 डिवाइडेड बाई √LC होता है। 2 अगर LC है तो आप L की जगह पे पूरा L का इक्विवेलेंट लोगे, एक से ज़्यादा C है तो C की जगह पे टोटल C का इक्विवेलेंट लोगे। आपको पता होना चाहिए, अगर सीरीज में होता है तो L1 प्लस L2 हो जाता है, और पैरेलल में होता है तो L1 इंटू L2 बाई L1 प्लस L2 होता है। दिस इज सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टेंस, दिस इज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टेंस। ठीक उसी तरह से सीरीज में अगर दो आपको कैपेसिटेंस मिलते हैं तो प्रोडक्ट बाई सम हो जाता है C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। बेसिक चीज़ें आपको रिमाइंड करा रहा हूँ।
और अगर आपके पैरेलल में दो कैपेसिटेंस है तो C1 प्लस C2 हो जाता है। ये सीरीज वाला कॉम्बिनेशन है, ये पैरेलल वाला। हम देखते हैं कि हमारे सर्किट में सीरीज का यूज है या पैरेलल का यूज है, विल सी दैट। बट दिस इज द जनरल एक्सप्रेशन फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ ए टैंक सर्किट। टैंक सर्किट क्या है? यही है टैंक सर्किट। दिस इज टैंक सर्किट, दिस इज टैंक सर्किट, यही टैंक सर्किट है, यही टैंक सर्किट है। ठीक है, तो इसके केस में, ये कॉलपिट के केस में हम देखते हैं कि क्या होने वाला है। लेट अस ट्राई टू राइट हेयर इटसेल्फ, क्योंकि हम यहीं पे निकालेंगे। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ओमेगा की वैल्यू में लिखूंगा। ओके, ओमेगा की वैल्यू आपको पता है, तो बेस्ड ऑन ओमेगा आप एफ का भी वैल्यू यहीं से निकाल सकते हो। ओमेगा का मतलब होता है 2πf, तो 2πf की वैल्यू भी वही आएगी LC। सो एफ की वैल्यू कोई आपसे पूछता है तो 1/2π इधर आ जाएगा √LC। सो ये आप ओमेगा के बेसिस पे एफ भी निकाल सकते हो, बट आई एम गोइंग टू राइट फॉर ओमेगा। आप सिंपल समझ लेना कि एफ के लिए भी एक्सप्रेशन 2π को इंक्लूड कर लेगा। सी दिस, तो यहाँ पे आ जाते हैं। ओमेगा की जो मेरी वैल्यू होगी, ओमेगा की जो मेरी वैल्यू होगी वो होगी 1/√अंडर L और C का प्रोडक्ट होना चाहिए। तो L इसमें एक है तो L लिख दो, और C का यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन है। ठीक है, एक ड्राइंग में यहाँ पे मिस कर गया था, सॉरी फॉर दैट। यहाँ पे अर्थिंग होगा, यहाँ पे भी अर्थिंग है, यहाँ पे भी अर्थिंग है, ऑब्वियसली अर्थिंग है, यहाँ पे अर्थिंग है। छोटा छोटा चीज़ अगर मैं मिस कर रहा हूँ तो आप प्लीज़ रेफर कर लेना, गलतियाँ चेक कर लेना। ठीक है, तो अब देखिए L मैंने लिख दिया और C का कॉम्बिनेशन आपको लेना है। दिस इज काइंड ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या कहता है? यहाँ पे मैंने लिखा है ये वाला, दिस इज सीरीज कॉम्बिनेशन, ये यूज करेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, एंड दिस बिकम्स योर एक्सप्रेशन फॉर योर फ्रीक्वेंसी इन द कॉलपिट ऑसिलेटर। ठीक है, क्योंकि दो कैपेसिटर है, ऑब्वियसली कैपेसिटर की संख्या आपको ज़्यादा दिखाई दे रही है सीधी सीधी। और इन केस ऑफ हार्टले ऑसिलेटर इस बात को सिंपल कर देते हैं। हार्टले ऑसिलेटर का मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा जगह बना लेते हैं, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, ओमेगा इज इक्वल टू, यहाँ भी कुछ वैसा ही बनेगा, 1/√अंडर LC आएगा। तो L के बदले में आएगा सीरीज कॉम्बिनेशन आपका L1 प्लस L2। बट मैं बता दूं कि जब इस तरह से कॉम्बिनेशन होता है तो कुछ म्यूचुअल इंडक्टेंस भी काम कर रहा था। L1 की वजह से L2 में, और L2 जैसे यहाँ पे देख लीजिए, L1 की वजह से L2 में, L2 की वजह से L1 में कुछ म्यूचुअल इंडक्टेंस काम कर रहा होगा, तो जिसकी वजह से इसका एक्सप्रेशन बन जाता है +2m ऑल्सो कम्स इन द पिक्चर, प्रिसाइजली स्पीकिंग। समटाइम्स यू कैन इग्नोर दैट ऑल्सो, कुछ किताबों में उसको इग्नोर भी किया होगा, बट अगर हम इसको 2m को इंक्लूड करें तो एक्सप्रेशन बिकम्स L1 प्लस L2 प्लस 2m ब्रैकेट में, उसके बाद C तो रहेगा ही, एक बार जो C है वो रहेगा ही। ठीक है, तो दिस बिकम्स योर, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हार्टले और ऑसिलेटर के केस में आपका क्या बना, सॉरी हार्टले ऑसिलेटर के केस में या कॉलपिट ऑसिलेटर के केस में क्या बना। तो कॉलपिट ऑसिलेटर के केस में, कॉलपिट्स ऑसिलेटर के केस में आपका ओमेगा बनता है 1/L इंटू C का इक्विवेलेंट C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, दिस होल अंडर रूट है। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे C1 C2 का कॉम्बिनेशन। उसी तरह से कॉलपिट के केस में, सॉरी फॉर दैट, हार्टले के केस में ऑलरेडी हमने कॉलपिट बता दिया। हार्टले के केस में, हार्टले के केस में क्या हमने निकाला, कंक्लूड कर देता हूँ मैं। हार्टले ऑसिलेटर के केस में ओमेगा की वैल्यू आएगी 1/√, LC यहाँ भी आएगा बट L मेरा थोड़ा सा एक्सपेंडेड है, प्लस 2m, और उसके बाद C भी मेरा पिक्चर में आएगा। तो LC का ही एक डायमेंशन देता है, ऑलरेडी हम जानते हैं LC का डायमेंशन, ऑलरेडी मैंने बताया बात। तो यहाँ पे मैंने जो लिखा है इस डायग्राम के बेसिस पे ये एक्सप्रेशन लिखा, और इस डायग्राम के बेसिस पे ये एक्सप्रेशन लिखा। ठीक है, अब हम बीटा को भी अगर हम बताना चाहूँ कि हार्टले के कॉलपिट के केस में और हार्टले के केस में बीटा की वैल्यू क्या आएगी, तो बीटा की वैल्यू आपको बता दूं, यहाँ पे मैं एक बार याद दिला दूं, यू कैन रेफर माय फर्स्ट क्लास, कि यहाँ पे मैंने बोला कि जो बीटा है वो ये डिसाइड करते हैं Z1 Z2। सो बीटा की जो जनरल एक्सप्रेशन आएगी वो Z1 डिवाइडेड बाई Z2 आएगी। ठीक है, यानी कि JX1 डिवाइडेड बाई JX2 भी बोल सकते हो, यानी कि इसको X1 डिवाइडेड बाई X2 भी बोल सकते हो। तो बीटा यही होगा। अब X ऑब्वियसली X1 एंड X2 मस्ट बी सेम, मैंने ऑलरेडी यहाँ लिखा है बात कि Z1 Z2 मस्ट बी सेम, तो इसका मतलब कि Z1 Z2 मस्ट बी सेम, X1 X2 मस्ट बी सेम। तो आइदर दोनों CC होगा यानी कैपेसिटर्स वैल्यू होंगे, या दोनों इंडक्टर वैल्यू होंगे। सो कॉलपिट के केस में देख लेते हैं, मेरा जो X1 डिवाइडेड बाई X2 यहाँ भी होगा एक्चुअली, और इसके हार्टले के केस में भी ये X1 डिवाइडेड बाई X2 ही होगा। तो यहाँ पे अगर आप करो तो X1 की वैल्यू आती है
आपको पता होना चाहिए कैपेसिटेंस का जो रिएक्टेंस होता है वो होता है 1 डिवाइडेड बाई ओमेगा सी। तो पहले वाले के लिए ओमेगा C1 और डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई ओमेगा C2। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करो तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी C2 डिवाइडेड बाई C1। ये आपका बीटा है फॉर कॉलपिट ऑसिलेटर। और हार्टले के लिए हो जाएगा x1 की वैल्यू होती है ओमेगा L, तो L1 और ओमेगा L2। तो बीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी L1 डिवाइडेड बाई L2, राइट। तो आप देख सकते हो कि बीटा फैक्टर जो है आपका है, जो फीडबैक फैक्टर है, वो क्या कॉलपिट के केस में C2 डिवाइडेड बाई 1 बन जा रहा है। देखिए इन केस रिएक्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से रेशियो सेम है x1 बाई x2 x1 बाई x2, लेकिन चूंकि वो रिएक्टेंस इज नॉट प्योर द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस, इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यूज ऑफ कैपेसिटेंसेस, तो वो वैल्यू का रेशियो ये बन जाता है, राइट। तो आप ये मार्क जरूर कर ले इस चीज़ को। अपार्ट फ्रॉम दैट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ये ओमेगा की वैल्यू इसकी कितनी है और ये है ओमेगा की वैल्यू इन केस ऑफ हार्टले ऑसिलेटर। तो ये जो हार्टले ऑसिलेटर है उसमें L1 प्लस L2 प्लस 2m, ये भी जरूर याद कर ले। तो ये था एक जनरलाइज्ड एंड वेरी सिंपल ओरिएंटेशन, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग अबाउट हार्टले एंड कॉलपिट ऑसिलेटर्स। अब हम कॉलपिट ऑसिलेटर में ही एक एडिशनल कैपेसिटर का यूज करेंगे कहीं यहाँ पे, और हम बना देंगे उसको क्लैप, बिकॉज हमें बढ़ानी है फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी। तो उसके लिए हम एक क्लैप ऑसिलेटर बनाएंगे। सो विल सी दैट इन मोस्ट प्रोबेबली इन द नेक्स्ट क्लास, एंड अलॉन्ग विद दैट हम कोशिश करेंगे कि क्लैप ऑसिलेटर के साथ साथ हम क्रिस्टल ऑसिलेटर को भी कवर करें उसी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर टुडे।